हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल फवाद स्टडी गाइड। और लास्ट वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर स्टेक होल्डर्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस डिस्कस कर लिए थे और टाइप्स ऑफ बिजनेसेस और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। आज की वीडियो के अंदर हम स्टेक होल्डर्स देखेंगे, स्टेक होल्डर का रोल देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेक होल्डर के क्या इन्फ्लुएंस होता है और क्या रोल होता है। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी वॉच करिएगा ताकि इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन पे जाने से पहले अगर हम स्टेक होल्डर्स को ब्रेक करके इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर दो वर्ड्स हैं। एक आता है हमारा स्टेक और एक आता है होल्डर। होल्डर का मतलब ये है कि वो पर्सन या कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो किसी चीज़ को होल्ड किया हो या किसी चीज़ की बेनिफिट उसे मिलने वाले हों। स्टेक का मतलब स्टेक इन सेंस कह सकते हैं कि किसी बंदे ने कोई इन्वेस्टमेंट की भी हो या उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट या बेनिफिट उस चीज़ से जुड़ा हुआ हो। तो स्टेक होल्डर्स वो ऑर्गेनाइजेशन होती है या वो पर्सन हो या वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी बिज़नेस के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, उससे कोई उनका बेनिफिट जुड़ा हुआ हो, कोई उनका स्टेक लगा हुआ हो। स्टेक डायरेक्टली भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती हैं, उनका बेनिफिट भी हो सकता है उससे जुड़ा हुआ। तो डेफिनेशंस की हम देख लेते हैं। स्टेक होल्डर्स दोज पर्सनस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव एन इंटरेस्ट इन द स्ट्रेटजी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट मौजूद हो, क्योंकि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसके स्टेक होल्डर्स होंगे अगर कोई भी वो डिसीजन लेते हैं या कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट उन लोगों पे जाए और उनकी डिसीजंस मैनिपुलेट हों तो वो उनको स्टेक होल्डर। तो हम स्टेक होल्डर की डेफिनेशन देख लेते हैं। Stakeholders are those persons and organizations that have an interest in the strategy and behavior of an organization। ठीक है, स्टेक होल्डर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसका किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उसकी स्ट्रेटजी के अंदर इंटरेस्ट हो, उससे बेनिफिट मिलने वाला, उसके डिसीजन मेकिंग जो भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करेगी उससे उनका बेनिफिट भी मिल सकता हो, उसका आउटकम उनके लिए पॉजिटिव भी आ सकता हो और नेगेटिव भी आ सकता हो। तो किसी ना किसी तरीके से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डिसीजन मेकिंग से दूसरे जो पर्सनस हैं वो अफेक्ट हों, चाहे वो पॉजिटिवली उन पर इम्पैक्ट जाए या नेगेटिवली इम्पैक्ट जाए, तो वो उसके स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स हम इसे एक जनरल अगर एग्जांपल लेना चाहें तो हम ये भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हर बंदे को जो है उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होंगे, बहुत से लोग खुद भी कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे होंगे उनकी स्टडीज़ के अंदर। तो आपकी स्टडीज़ जो है जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं उसको फाइनेंस आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स जो है आपसे स्टडीज़ के अंदर आपके स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि उनका बेनिफिट जुड़ा हुआ है आपके साथ, उनकी ड्रीम्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं और उनका इंटरेस्ट है कि आप किसी काबिल बन जाएं तो आपको भी बेनिफिट हो, उनको भी बेनिफिट हो। और इसके साथ साथ आप अगर अपनी स्टडीज़ के साथ सिंसियर हैं तो आप भी अपनी स्टडीज़ के स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि आप अगर आज जो है इन्वेस्ट करेंगे तो कल आपको उसका एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो स्टेक होल्डर का वही मतलब होता है कि अगर आप कोई अपना इनपुट दें और इनपुट के बाद आपको उसका आउटकम मिले जिससे आपके बेनिफिट्स जुड़े हुए हों, इंटरेस्ट जुड़े हुए हों, तो उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। इसको ही हम अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी देख लें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स या वो ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिसीजन लेने से या जो है उनका इंटरेस्ट या उनके बेनिफिट्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हों। वो पॉजिटिवली भी हो सकते हैं और नेगेटिवली भी हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कौन कौन से टाइप्स के स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो देयर आर ब्रॉड टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन
थ्री टाइप्स होती हैं मेनली इनकी: इंटरनल स्टेक होल्डर्स, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ठीक है। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हुए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं और डायरेक्टली उनसे उसके आउटकम से उनको बेनिफिट मिल रहा होता है या उनका डायरेक्टली इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। वो मेनली कौन से होते हैं? वो दो ही हो सकते हैं। एक मैनेजमेंट हो सकती है जो कि कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही है, और उसके एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट ही होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वही रन कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस के लिए हिसाब से। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनको डायरेक्टली इम्पैक्ट भी हो रहा होता है और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट भी हो रहा होता है, अफेक्ट हो रहा होता है कि बिज़नेस के ऑर्गेनाइजेशन से। तो कनेक्टेड के अंदर हमारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं और हमारे बैंक और फाइनेंसर्स आ जाते हैं। अभी हम सारे इन स्टेक होल्डर्स को फर्दर जो है इंडिविजुअल बेसिस पे भी डिस्कस करेंगे कि कौन से इन स्टेक होल्डर्स कैसे अफेक्ट होते हैं और ये स्टेक होल्डर्स क्यों होते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्टली तो कोई लिंक नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसी न किसी एंगल से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं, उनका इंटरेस्ट और बेनिफिट उसके डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ होता है। तो उसके अंदर कौन सी कम्युनिटी आ जाती है? आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी के जो भी डिसीजंस होंगे, उसके सोसाइटी के जो मेंबर्स मौजूद होंगे, उनकी कम्युनिटी होगी, वो डायरेक्टली उनके डिसीजन से अफेक्ट होंगे। और गवर्नमेंट हो जाती है, गवर्नमेंट के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेट के अंदर रन कर रही है, अगर वो सोशल इन्वायरमेंट को डैमेज करे या पब्लिकली उसके जो भी डिसीजंस है जो हैं वो अच्छे उसके आउटकम्स ना हों, तो वो स्टेट को भी अफेक्ट कर सकती है। तो स्टेक जो है गवर्नमेंट जो है उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। और प्रेशर ग्रुप्स के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे वो ग्रुप्स आ जाते हैं जिनका डायरेक्टली लिंक नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली वो काफ़ी साउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एसोसिएशंस होती हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैक दे रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं किसी भी हवाले से, सर्विसेज से या मार्केट के अंदर। तो वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके कि उनका अगर वो पीछे बैक कर जाए, उनको सपोर्ट करना छोड़ दें, तो कंपनी को वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकेगी। तो उसके वो एक्सटर्नल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गई या कोई एसोसिएशन हो गई या कोई हमने लास्ट देखा था म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो ये इसकी प्रेशर ग्रुप्स के अंदर आ सकती है। ठीक है। अब हम फर्दर इसको डिफ़ाइन भी कर लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब हम देख लेते हैं कि स्टेक होल्डर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके डिसीजंस को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। अब ये किस बेसिस पे कर सकता है? ये सिर्फ दो ही बेसिस पे कर सकता है। डिपेंड करता है कि स्टेक होल्डर के पास पावर कितनी है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फ्लुएंस किस हद तक रखता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं, कनेक्टेड है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। अब ये डिपेंड करता है इनके पास कितना इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन में और कितनी पावर है। जाहिर सी बात है, जो जितना ज़्यादा जिसका स्टेक होगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकेगा। वो किन तरीक़ों से मैनिपुलेट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके इन्फ्लुएंस कर सकता है। सपोर्टिंग दी एक्शन ऑफ मैनेजमेंट थ्रू कॉपरेशन, प्रोवाइडिंग फंड्स एंड एग्रीइंग टू रिक्वेस्ट सच एज फॉर ग्रांटिंग लीगल परमिशंस। अच्छा, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं वो कंपनी को सपोर्ट कर सकते हैं। उनके कोई भी अगर किसी कंपनी ने डिसीजन लिया है, उसके अच्छे आउटकम्स हैं और लीगली भी वो सही डिसीजन है, तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं डिसीजन को। ठीक है। और अपोजिंग द एक्शन ऑफ मैनेजमेंट सच एज थ्रू द लॉ, इंडस्ट्रियल एक्शंस और बॉयकॉटिंग इन प्रोडक्ट्स। अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा डिसीजन ले लेती है जिसके अंदर उसकी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो पर नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, उनको बेनिफिट्स उनके नहीं मिल रहे या उनके लिए नेगेटिव बेनिफिट का बाइस बन रहा है, तो वो डेफिनेटली उस डिसीजन को अपोज करेंगे, उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाएंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। किन तरीक़ों से? लीगल, अगर हमारे शेयर होल्डर्स है तो उनको लीगल राइट होता है कि वो जो है स्टेक होल्डर्स को लीगली जो है वो उनके अपने डायरेक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन है वो बोर्ड को वो रोक सकें उस डिसीजन को लेने से। और इंडस्ट्रीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है
टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर वो कोई ऐसा डिसीजन लेती है जिसके ओवरऑल इंडस्ट्री को अफेक्ट हो रहा है, तो वो ओवरऑल इंडस्ट्री उसको प्रेशर दे सकती है, प्रेशर ग्रुप्स में आ सकता है कि प्रेशर दे सकती है कि आप ऐसा डिसीजन ना लें, क्योंकि आपकी डिसीजन लेने की वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, ठीक है। और बाइकॉटिंग इट्स प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल कस्टमर्स हैं हमारे, अगर हम कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और हमने उसमें मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं किया है, और प्लस हम उसकी रेट्स भी, प्राइस भी बहुत हाई रखी हुई है, सही है, और आपके एनवायरनमेंट के लिए भी वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं, वो उसको बाइकॉट भी कर सकते हैं कि हाँ आपने प्रोडक्ट बनाया और उसको बाइकॉट कर दिया कि हम नहीं ख़रीदेंगे, तो इस हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़्यादा थे कि इनडायरेक्टली वो अफेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब जो पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग है, अब वो स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं जो कि मेजर स्टेक होल्डर्स हैं और जिनका और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा स्टेक लगा होता है, ज़्यादा पार्ट होता है मौजूद उनका, और ज़्यादा जो है उनकी पावर होती है। तो वो कौन से होते हैं? हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इनका लीगल राइट होता है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि वोटिंग के थ्रू वो किसी भी मैनेजमेंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 तरीके हो गए, इस 3 तरीक़ों से किसी स्टेक होल्डर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको रीड कर लेगा। अच्छा, हम ये स्टडी सोर्स हमारी जो है C4 है, सीमा स्टडी टेक्स है, जो कि 2011 और 2012 के सिलेबस का सेशन है, ठीक है। इस बुक से हम समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। अच्छा, अब हम इनको फर्दर भी देख लेते हैं, इनके कौन से बेनिफिट्स, कौन से किसी स्टेक होल्डर के कौन से बेनिफिट्स होते हैं और वो स्टेक होल्डर्स की कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इंटरनल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल में मैंने आपको ये 2 ही बताए थे, एक मैनेजमेंट आ जाती हैं और एक हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ का सबसे बड़ा स्टेक या बेनिफिट क्या जुड़ा हुआ होता है, इंटरेस्ट क्या जुड़ा हुआ होता है कि वेजेस उनको अच्छी से अच्छी मिलें, उनकी जॉब सिक्योरिटी हो, सही, उनको प्रमोशंस मिलें, सही, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अच्छी काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वाइंड अप की तरफ ना चले जाए और उनकी जॉब के ऊपर कोई रिस्क ना आ जाए, ठीक है। तो ये उनका स्टेक है। मैनेजमेंट क्या चाहती है, उसकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, करियर बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, और चांस टू एक्सरसाइज पावर, और उनके पास जो पावर है उसको एग्जीक्यूट करने का उन्हें मौका मिले पूरा। तो मैनेजमेंट ये चाहती है उनका नाम हो, उनकी वाह हो, तो उनका ये इंटरेस्ट है, और उनके सेल्फ इंटरेस्ट भी है कि सैलरीज हो गई, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स में हम इसके बाद में बात करेंगे। और हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर्स, जो कि कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हो गए, वो कौन से होते हैं? हमारे शेयर होल्डर्स का क्या इंटरेस्ट होता है? सबसे पहले तो वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, उनको डिविडेंड मिलना चाहिए, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, रिस्क कम से कम हो, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे ऑर्गेनाइजेशन। बैंक्स और फाइनेंसर्स क्या चाहते हैं कि हमने जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस कंपनी को लोन दिया हुआ है, वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर रही, प्रॉपर्ली अपने एक बिज़नेस को रन कर रही है, हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, हमारे पैसे वापस रीपे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो इसका इंटरेस्ट इससे जुड़ा हुआ होता है। सप्लायर का इंटरेस्ट इसलिए जुड़ा हुआ होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इसको हमें सप्लाई करना चाहिए नहीं चाहिए, सप्लाई कर देंगे तो हमें टाइमली पेमेंट्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, हमारी डेब्ट्स क्लियर होंगी नहीं होंगी। कस्टमर्स कौन होते हैं? सबसे पहले कस्टमर्स मैं आपको बता दूं, कस्टमर स्टेक होल्डर के सबसे की स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिन पे सारी ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस कर रही होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फिनिश गुड जो है प्रोड्यूस होती है वो कंज्यूम करनी होती है हमारे कस्टमर्स ने। अगर हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक ख़तरे की घंटी बज सकती है, ठीक है। तो कस्टमर्स का जो है इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले कि उनको प्रोडक्ट जो है रिलायबल मिले, क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस रीज़नेबल हो, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बेस्ट सर्विसेज मिल सकें। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के अंदर हमारी आती है लोकल कम्युनिटी आ गई, हमारी लोकल आपकी सोसाइटीज़ आ गई, या हमारी बिज़नेस कम्युनिटीज़ आ गई। फॉर एग्जांपल ओजा कम्युनिटीज़ है, हमारी मेवन कम्युनिटी बहुत बिज़नेस के अंदर है, तो वो चाहती है कि जो हमारी कम्युनिटी बिजनेसेस हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे मौजूद हों, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स हमें मिलें, उनका इंटरेस्ट उससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है।
ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। इसके अंदर आपके ट्रेड यूनियंस या एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर उनके जो है इंटरेस्ट या उनकी बेनिफिट्स इनको पूरे ना मिल रहे हों तो वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनका इंटरेस्ट बहुत जुड़ा हुआ होता है इसके अंदर। इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए। इंटरेस्ट ग्रुप्स के अंदर कौन से आ गए? फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वायरमेंटल एसोसिएशंस आ गई, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है जो कि पेट्रोलियम कंपनी है या केमिकल कंपनी है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी गैसेस जो है जिसकी ट्रांसमिट करती है, लेकिन अगर उन्होंने प्रॉपर डिसमेंटलिंग प्लांट्स नहीं बनाए हुए हैं, उन गैसेस को, पॉइजनस गैसेस को डिसमेंटलिंग करने का कोई प्रोसेस नहीं बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली सी बात है वो इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे। तो उनके ऊपर होल्डिंग करने के लिए एसोसिएशंस होती हैं, इनका इंटरेस्ट इससे जुड़ा हुआ होता है, जिसको इन्वायरमेंट सपोर्ट करने के लिए वो बनाई जाती हैं। तो उनका उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है कि ये इन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर एथिकली काम कर रही है, लोगों का ख्याल रख रही है कि नहीं रख रही, तो उनका इससे स्टेक जुड़ा हुआ होता है। एंड लोकल एंड नेशनल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं हमारी। गवर्नमेंट जो है हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्टेट के अंदर कोई काम कर रही होती है, गवर्नमेंट का सबसे पहला इंटरेस्ट होता है कि हम वहाँ से टैक्स जनरेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे टैक्स ले सकें। और दूसरा एक्सपोर्ट ज़्यादा करे, हमारी एक्सपोर्ट अच्छी हो और जॉब्स क्रिएट करे हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, ये तो हमारे 3 टाइप्स हो गए स्टेक होल्डर्स के, कि हमारे इंटरनल हो गए, एक्सटर्नल हो गए और कनेक्टेड हो गए। अब हम देख लेते हैं मैंडेलो मॉडल देख लेते हैं, ठीक है, जो कि स्टेक होल्डर्स के लिए एक जो है बनाया गया था। जो इसका नाम बंदे का जो था वो जो कि इकोनॉमिस्ट था, मैंडेलो ही था, उसने अपने नाम से ये मॉडल तैयार किया था। देख लेते हैं इसमें क्या है। मैंडेलो क्लासिफाइड स्टेक होल्डर्स ऑन अ मैट्रिक्स हुज एक्सेस आर पावर और इन्फ्लुएंस। अच्छा, इसने स्टेक होल्डर को डिफ़ाइन किया, जैसे हमने अभी ऊपर बताया भी था कि स्टेक होल्डर को पावर और इन्फ्लुएंस से डिफ़ाइन किया जाता है कि किसी स्टेक होल्डर के पास कितना पावर है, कितना इन्फ्लुएंस है, वो ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी डिसीजंस को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। जिसके पास ज़्यादा पावर इन्फ्लुएंस होगा वो ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके ज़्यादा डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकता होगा, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स के बाद कम पावर होगी वो कम मैनिपुलेट कर सकता होगा। तो इन्होंने एक कैटेगरी बना दी, एक मॉडल डिस्क्राइब कर दिया कि उसके हिसाब से कौन से स्टेक होल्डर्स कहाँ पे आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक आप ब्लॉक देख रहे होंगे, एक डायग्राम देख रहे होंगे ABCD। इसके अंदर हमारे पास लेवल ऑफ इंटरेस्ट एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारा है पावर और इन्फ्लुएंस। अगर हम ए को देखें, सब ए ब्लॉक को देखें, तो ए के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि ए की जो इंटरेस्ट है वो लो है और ए की पावर और इन्फ्लुएंस भी लो है, यानी कि उसका इंटरेस्ट भी उस ऑर्गेनाइजेशन में कम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसकी पावर भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कम है, तो वो ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो कौन से लोग होते हैं जिनकी पावर भी कम होती है और जिनका इंटरेस्ट भी कम होता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो डेली बेसिस से कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जिनको जो कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सिंग काम करती है, वो आउटसोर्स करके कोई अपना काम करा रही है, वो सिर्फ उनका इंटरेस्ट इतना ही होता है कि अपना काम करे, अपने पैसे लें और खर्च जाए, और उनको ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि वो अच्छी चलिए बुरी चलिए, उनको कोई मसला नहीं होता। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मिनिमल एफर्ट्स इज़ एक्सपेंडेड ऑन सेगमेंट ए। एन एग्जाम्पल माइट बी अ कॉन्ट्रैक्टर लेबर फोर्सेज। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर लेबर फोर्सेज होती हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट पे हम रखते हैं एक शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए, उनसे अपना काम लेके वो भी अपने काम लेके अपनी अर्निंग लेके चले जाते हैं, उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा सरोकार नहीं होता और ना ही कोई वो डिसीजन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे हम देख लेते हैं हमारा बी ब्लॉक। बी कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं? बी वो होते हैं जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा हाई होता है, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस होता है या पावर होती है वो लो होती है। ठीक है, वो कौन से लोग होते हैं? वो ऑब्वियसली वो लोग होते हैं जिनका यहाँ पे रीड भी कर लेते हैं। स्टेक होल्डर्स इज अ सेगमेंट वी डू नॉट हैव ग्रेटर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ स्ट्रेटेजी। जो बिज़नेस को, ऑर्गेनाइजेशन की को इन्फ्लुएंस जो है करने की ज़्यादा पावर नहीं रखते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। वो कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टीज़ हो गए। हम वो लोग जो होते हैं उनका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, इस सेंस में कि उनको बेनिफिट
जो मिलने वाला था वो बहुत होता है, क्योंकि उनको जॉब्स चाहिए होती हैं, फंडिंग चाहिए होती है, डोनेशंस चाहिए होते हैं। तो लेकिन उनका पावर और इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इन लोगों को हमें कैप सेटिस्फाइड रखना लाजमी होता है, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी कम्युनिटी के या किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के। हमेशा रखिएगा जब भी कोई किसी इदारे का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो और वो एक स्टैंडिंग रखती हो, कोई कम्युनिटी हो, तो उनको हमें कैप सेटिस्फाइड लाजमी रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पावर तो एज अ जर्नल एज अ इंडिविजुअल वो इतनी पावर नहीं लगते, लेकिन अगर वो एक ग्रुप बन जाए तो वो काफ़ी बड़े डैमेज कर सकते हैं। तो हमें उनको कैप्ड इन्फॉर्म रखना पड़ेगा चीज़ों के लिए, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीटिंग चल रही हो या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो, तो एक जो है कंपनी वेट कर रही होती किसी एक स्पेशल पर्सन का, जो कि वो कौन स्पेशल पर्सन होता है, वो किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ट्रस्टी होता है, या किसी पार्टी का वो जो है सीनियर पर्सन होता है, जो कि आके उस प्रोडक्ट लॉन्च करने में जो है उसकी इफ्तिदा करता है, उसकी सेरेमनी करता है। तो उनको हमें कैप इन्फॉर्म रखना है, ठीक है, इस मॉडल के मुताबिक। अब सी कौन से लोग होते हैं? सी वो होते हैं जिनका हमारे पास इंटरेस्ट तो कम होता है, लेकिन उनकी पावर इन्फ्लुएंस करने की बहुत हाई होती है, ठीक है ना। अब ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो हमारे कौन से शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, कि शेयर होल्डर की पावर तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास लीगल राइट है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो हमारे डिसीजंस को आराम से जब चाहें वो रिजेक्ट या अपोज कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उनका पावर या इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका इंटरेस्ट कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही होता है कि जनरल मीटिंग में चले जाएं और जाके वहाँ पे आपकी खाना खा लें या कोई वॉचर्स मिल जाएं, और डिविडेंड तक ही उनका इंटरेस्ट होता है। ज़्यादा इंटरेस्ट वो लेते नहीं हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि ऑर्गेनाइजेशन कोई चंद ही एक दो होते हैं या कोई मेजर स्टेक होल्डर हो गया जिसको इंटरेस्ट होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जा रही है नहीं जा रही है। अच्छा, और ये सी पार्ट जो है हमारे डी कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है, क्योंकि अगर किसी इस शेयर होल्डर का इंटरेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फिर उसके बाद दोनों चीज़ें आ जाएंगी, पावर भी आ जाएगा और इंटरेस्ट तो है ही उसका, तो वो काफ़ी जो है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कहलाएगा कंपनी का, ठीक है। तो हमारे कौन से सी के अंदर हम ये रीड भी कर लेते हैं, स्टेक होल्डर इन सेगमेंट सी मस्ट बी ट्रीटेड विथ केयर वाइल ऑफन पैसिव दे आर केपेबल ऑफ मूविंग टू सेगमेंट डी। यही बात कि वो सी वाले सेगमेंट डी में जा सकते हैं, उनका इंटरेस्ट भी हाई हो सकता है। सी में तो उनका इंटरेस्ट कम है, लेकिन उनका अगर डी में इंटरेस्ट हाई हो गया तो वो हमारे किसी डिसीजन को मैनिपुलेट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को हमें कैप सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा। ऊपर वाले लोगों को क्या था, उनको सिर्फ हमें इन्फॉर्म रखना पड़ेगा कि भाई हम काम करने जा रहे हैं, देखना आपको सही है या नहीं है आपके लिए। लेकिन जो ये कैप सेटिस्फाइड है, इनको हर लाजमी तौर पे हमें सेटिस्फाई रखना पड़ेगा हर सूरत में, ठीक है। और थर्डली डी, जिनकी पावर भी सबसे ज़्यादा है और उनका इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा है, वो कौन होते हैं? हमारे की प्लेयर होते हैं। द की प्लेयर्स आर फाउंड इन सेगमेंट डी एंड स्ट्रेटजी any strategy the organization want to adopt must be acceptable to them at least। वो कौन से होते हैं? हमारे मेजर की प्लेयर्स जो होते हैं वो हमारे कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना है, ताकि हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और हमारा बिज़नेस ग्रो कर सके। अगर हम अपने कस्टमर्स को ही सेटिस्फाई नहीं रखेंगे तो हमारे बिज़नेस की जो है फ्यूचर वाइबिलिटी, फ्यूचर रिलायबिलिटी जो है वो जो है अफेक्ट होने लगेगी, ठीक है। तो की प्लेयर्स को इनको हमें लाजमी तौर पे अपने डिसीजन के अंदर पार्ट बनाना होता है, क्योंकि बहुत से हमारे कस्टमर्स होते हैं जो हमसे बल्क क्वांटिटी के अंदर परचेजिंग कर रहे होते हैं। तो हम जो भी कोई अहम डिसीजन लेने जा रहे होते हैं तो उनको बाकायदा तौर पे हमें इनवाइट करना पड़ता है, ताकि कोई ऐसा डिसीजन ना हो ले लिया जाए जिसको डायरेक्टली अफेक्ट हो हमारे कस्टमर्स को। तो डी कैटेगरी के अंदर की प्लेयर्स हमारे कौन से आ जाते हैं? वो हमारे कस्टमर्स होते हैं। की स्टेक होल्डर्स में पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, को हमें लाजमी तौर पे डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कराना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे की प्लेयर्स होते हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा सारा बिज़नेस बेस कर रहा होता है, ठीक है। अभी आप सारी चीज़ें रीड कर लेंगे। ये हमारा था मैंडेलो मॉडल,
ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस ओवर प्रॉफिट सीकिंग बिजनेसेस। प्रॉफिट सीकिंग बिजनेसेस के अंदर स्टेक होल्डर्स जो है कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स हमने देखा था कि कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप किसी बात है, शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले और रिस्क जो कंपनी ले वो कम से कम हो, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो जाए, उनके पैसे ना डूब जाए। ठीक है, तो उनका ये इंटरेस्ट होता है, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस हवाले से। ठीक है, अच्छा, इसको हम ज़रा रीड कर लेते हैं। फर्म्स आर अज्यूम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट टू गिव द बेस्ट इनकम टू देयर ओनर्स। However, stakeholder theory suggests that other stakeholders can influence the action of a firm to satisfy their own personal goals। ठीक है ना। अब क्या होता है कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, कि इनकम जनरेट करें, कि उनके ओनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें। लेकिन खाली उसके ओनर्स या स्टेक होल्डर्स ही ओनर्स या शेयर होल्डर्स ही उसके स्टेक होल्डर्स नहीं होते हैं। शेयर होल्डर्स के अलावा भी 10,000 स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको पर्सनल उनके बेनिफिट जुड़े हुए होते हैं, उनका पर्सनल गोल्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो हमें उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल स्टेक होल्डर तो इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल स्टेक होल्डर एक पॉलिटिशियन बना ले, एक ग्रुप बना ले, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को आराम से मैनिपुलेट कर सकता है, उसको प्रेशर राइज कर सकता है उसके ऊपर। ठीक है, तो हमारी मैनेजमेंट आ गई। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट की इट्सेल्फ पर्सनल गोल्स होते हैं कि उसको सैलरी ज़्यादा अच्छी मिले, करियर ज़्यादा अच्छा हो उनका, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिलें उनके प्रोजेक्ट के यूज़ करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे आ जाते हैं एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ विल सीक वेजेस बट ऑल्सो जॉब सिक्योरिटी, सेफ वर्किंग कंडीशंस एंड प्रमोशन। एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए होता है? एम्प्लॉयज़ को वेजेस अच्छी चाहिए होती हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी मिले, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों, कम से कम काम करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें और जॉब सिक्योरिटी हो, प्रमोशन टाइम पे मिलता रहे। ये एम्प्लॉयज़ चाहते हैं, उनका बेनिफिट जुड़ा होता है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल के अंदर हमारे कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से काफ़ी जो है अफेक्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्राइसिंग हो गई, प्राइस अगर ज़्यादा कर दी तो कस्टमर्स अफेक्ट होंगे। अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर दिया तो हमारी गवर्नमेंट एक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि हमारी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। तो अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होना चाहिए कि हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेक होल्डर्स हैं इनको जो है हमें सेटिस्फाई रखना है, क्योंकि अगर हम इनको सेटिस्फाई नहीं रखेंगे तो हमारे बिज़नेस की फ्यूचर वाइबिलिटी अगर इन स्टेक होल्डर्स को हम सेटिस्फाई नहीं रखेंगे तो हमारे बिज़नेस को रन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। तो हमें जो है एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसी आपके ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे ताकि हम स्टेक होल्डर्स जितने भी हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको हम सेटिस्फाई रख सकें, उनके जो इंटरेस्ट और बेनिफिट हैं वो अफेक्ट ज़्यादा ना हो और उनको हम नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे क्या कहते हैं, दिस मीन्स दैट इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव फर्म्स अडॉप्ट द फॉलोइंग अप्रोचेस। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स हमारे जो हैं बहुत सारे हैं और एक वक्त के अंदर अगर हम कोई भी डिसीजन लें तो ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कभार ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिसीजन से हम सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर सकें। कभी किसी का इंटरेस्ट जा रहा होगा तो कभी किसी को बेनिफिट मिल रहा होगा तो कभी किसी के लिए वो डिसबेनिफिट बन रहा होगा या उसके लिए इंटरेस्ट का बेनिफिट का बायस नहीं बन रहा होगा। तो हम इस प्रॉब्लम का सलूशन ऐसे ही ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी ईयर के अंदर हमने अपने स्टेक होल्डर्स को जो है अपने शेयर होल्डर्स जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको हमने ज़्यादा डिविडेंड दे दिया, ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया, और जब नेक्स्ट हमारा ईयर आया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आया तो हमने अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी ज़्यादा दे दी, बोनसेस दे दिए। तो एक ईयर हमने जो है हमारे शेयर होल्डर्स को जो है हमने खुश कर दिया, एक नेक्स्ट ईयर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को खुश कर दिया, नेक्स्ट ईयर हमने बड़े डोनेशंस दे दिए तो हमारे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव खुश हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खुश हो गए। ठीक है, और हमने गवर्नमेंट को भी जो है खुश रखना है, उनको जो है ज़्यादा जॉब क्रिएट्स करके देनी है मार्केट के अंदर और उनको टैक्स देना है ताकि वो भी
सेटिस्फाई रहें। तो हम यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं। दिस मीन्स दैट इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हम अडॉप्ट द फॉलोइंग अप्रोचेस: appease the dominant coalition of stakeholders such as particular groups of large investors or significant groups of key staff or managers. High pay to senior manager is an example of this. देख लें, मैंने पहले ही बताया था कि अगर इंडिविजुअल एक स्टेक होल्डर है, इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, तो वो तो एक ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो एक कोलिटिशन बना ले, एक यूनियन बना ले, लेबर यूनियन बना ले अपनी, हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हो गए जो कि लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स हो गए जो कि एक मेजर पार्ट उनका स्टेक लगा हुआ होता है, सही है, उनको हमें लाजमी ही नज़र में रखना पड़ेगा कि उनकी बेनिफिट्स इंटरेस्ट जो है वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसके अंदर हमारे की स्टाफ आ जाते हैं, की मैनेजर्स आ जाते हैं कि हम उनका भी ख्याल रखना पड़ता है हमें कि वो भी खुश रहें, ठीक है। अब सीक टू सेटिस्फाई एज मैनी स्टेक होल्डर ग्रुप्स एज़ पॉसिबल, जितने से ज़्यादा हम स्टेक होल्डर ग्रुप्स को सेटिस्फाई कर सकें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकें स्टेक होल्डर्स को। गिव सीक्वेंशियल अटेंशन टू ईच स्टेक होल्डर ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये वही बात आगे जो मैंने आपको की थी कि सीक्वेंशियली हम काम करें, किसी ईयर जो है किसी को ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, किसी को थोड़ा कम देते हैं, फिर उसके नेक्स्ट ईयर जिसको कम दिया था उसको ज़्यादा देते हैं और ज़्यादा देने वाले को कम कर दें, ताकि एक बैलेंस हम क्रिएट कर दें स्टेक होल्डर्स के दरमियान, ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वो खुश रहें, ठीक है ना। तो यही बात कह रही हैं कि गिव सीक्वेंशियल अटेंशन टू ईच स्टेक होल्डर ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल पेइंग हायर वेजेस इन 1 year टू वर्कर्स एंड देन इन नेक्स्ट ईयर कटिंग कॉस्ट टू गिव हायर प्रॉफिट्स टू ओनर्स। एक साल हमने जो है वेजेस ज़्यादा दे दी, पेमेंट्स ज़्यादा दे दी, बोनसेस दे दिए, दूसरे साल हमने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया, कॉस्ट। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स। अब हम देख लेते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। अच्छा, हम पहले इसको रीड कर लेते हैं। स्टेक होल्डर्स आर पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल इन नॉट प्रॉफिट organizations because of a participative culture and absence of an overriding profit goals। क्योंकि ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल तो होता नहीं है, उनको प्रॉफिट का तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, गोल प्रॉफिट नहीं होता, तो वो एक फलाह बहबूद का काम कर रहे होते हैं, तो वो उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव एन ओवरराइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोमोट देयर इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स, और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स होते हैं उनकी इंटरेस्ट के लिए भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती कि उनको प्रोमोट करें, या उनके लिए ऑब्वियसली बात है कोई वेल्थ जनरेट तो करना नहीं होती है, उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर क्रिएट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना, ठीक है। तो उनका सबसे ज़्यादा इसके अंदर स्टेक होता है। तो सबसे पहले हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं इसके अंदर, वो हमारे बेनिफिशियर्स आ जाते हैं। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, वो क्यों होती है कि किसी बेनिफिशरी को बेनिफिट्स दिए जाएँ। अगर कोई बेनिफिशरी नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन किस काम की, ठीक है। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को वेलफेयरली बेनिफिट पहुंचा सकें। तो सबसे पहले हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे बेनिफिशियर्स होते हैं। बेनिफिशियर्स होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे डोनर्स, जो कि डोनेशंस देते हैं, डोनेट करते हैं, वो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। और हमारे कौन से वॉलंटियर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं जो उसको रन कर रहे होते हैं, हमारे ट्रस्टीज़ होते हैं जो कि उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब जो है हम ये देखते हैं कि इन्फ्लुएंस के इस नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर स्टेक होल्डर्स हमारे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रीड कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट, सो देयर इज़ अ स्कोप ऑफ स्टेक होल्डर टू इन्फ्लुएंस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन सेट आउट टू डू। अब जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स जो है प्रॉफिट मेकिंग नहीं होते हैं, तो अब सिर्फ ये लोग यही चाहते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएं जो उन्होंने अपने गोल सेट किए हैं जिस बेनिफिट्स देने के लिए, जो वेलफेयर मार्केट में क्रिएट करने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सके, तो इनका इन्फ्लुएंस उसमें सबसे ज़्यादा होता है। स्ट्रेटजीज कैन नॉट बी एम्ड सिंपली एज प्रॉफिटेबिलिटी, सो दे कैन बी डेवलप्ड टू अचीव अदर एंड्स।
such as doing things in particular ways. Many not-for-profit organizations will demand a particular high standard of conduct in ethical terms. ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपने देखा होगा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो अपने स्टैंडर्ड के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जीडीसी आजकल अच्छी काम कर रही है, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हो गया, ये लोग जो है एक प्रॉपर सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है और एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कि किसी को अगर कोई हेल्प भी करने जा रहे हैं तो वो हेल्प भी एक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। ये ना हो कि आप किसी को अगर कोई कपड़े देने जा रहे हैं तो आपने फटे पुराने कपड़े दिए, नहीं, अब वो बाकायदा एक स्टैंडर्डली न्यू परचेज़ करके वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक इथिकल स्टैंडर्ड भी मेंटेन करती हैं अपना, ठीक है। मैनेजमेंट स्टाइल एंड प्रैक्टिसेस particularly those elements that relate to the management of people are highly likely to be of interest to some stakeholder groups, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट होती है और आपकी उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं वो अपने काम में काफ़ी हाईली रिस्पॉन्सिबल होती हैं और हाईली इक्विप्ड होती हैं कि उनको पता होता है कि किस जगह पे कौन से लोग हैं और जिनकी ज़्यादा मदद करनी चाहिए और कौन से स्टेक होल्डर्स की ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको उन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि जो बेनिफिशियर्स हो गए इसके, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, या आप लोग इसको भी रीड कर लीजिएगा। आज हमारा स्टेक होल्डर्स का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में क्वेश्चनिंग आप लोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देगा, और जिन लोगों ने आज तक मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट्स जो है वीडियोज़ की लाजमी मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।